अस्सलाम वालेकुम के हाल है तुसां दा। अज असी जदीद शायरी दे विच रऊफ शेख नूं डिस्कस करना है। ठीक है, ये थोड़ा जदीद शायरी दा लास्ट है। उस तो इलावा जिहड़े रह गए ने उन्हां नूं तुसी इंज ही करना है, अगवाई दी बुक विच तुसी ओनू स्टडी कर सकदे हो। ठीक है, अज असी रऊफ शेख नूं डिस्कस करना है। रऊफ शेख जिहड़े ने, सब तो पहले तुसी इहदे च मुढ़ली गलबात लिखोगे। मुढ़ली गलबात विच तुसी दसना है कि रऊफ शेख गज़ल दे हवाले नाल इक वखरा मकाम रखदे ने। रऊफ शेख गज़ल दे हवाले नाल इक वखरा मकाम रखदे ने। उन्हां हालाते हाज़रा दे मसाइल नूं समझ के गज़लां दे विच बयान कीता ते गज़लां दा रुख बदल दिता। उस तो अगे तुसी लिखना है, उन्हां दा असल नां अब्दुल रऊफ है ते ओ 1934 नूं शेख मुहम्मद शरीफ दे घर जम्मे। ठीक है, तुसी मैट्रिक दा इम्तिहान पास करन तो बाद वालिद नाल कारोबार शुरू कीता ते बीए दा इम्तिहान पास कीता ते 1954 विच लाहौर अंदर लोहे दा कारोबार शुरू कर दिता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਅਦਬੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਤੇ ਸਲੀਮ ਕਾਸ਼ਿਰ ਵਰਗੇ लोगों की संगत पारों तुसी जल्द ही बहुत चंगे शायर बन गए। ठीक है, मतलब कि आप लाहौर जाते थे और वहां पर जो अदबी महफिलें होती थी वहां पर आते थे उस्ताद दामन थे, सलीम काशिर थे, उनके साथ रहने की वजह से उनकी निस्बत की वजह से, ठीक है, आप जो थे ना जल्दी शायर बन गए, आपने जल्दी शायरी सीख ली। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे कि उन्होंने 21 जुलाई सन 2000 विच वफात पाई। इंट्रोडक्शन लिखण ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਬਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਜਮੂਆ 1971 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਇਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 55 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲਈ ਓਪਰੀ ਨਹੀਂ। हर चेहरे ते मेरा दुख है भावे शहर पर आया है। ठीक है, मतलब वो शहर में आ गए और शहर में आके वो शहरी जिंदगी जो है ना उसके बारे में बता रहा है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर भी अब जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं, इससे पहले अगर मैं देहात में रहता था तो वहां पर भी सब जानते थे। वो देहात की जिंदगी और शहरी जिंदगी उन दोनों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसकी थोड़ी शायरी मुश्किल सी है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, अगर समझ के पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद वो बात करता है गुर्बत के ऊपर। ठीक है, गुर्बत में वो कहता है, जिस दी लोड़ ने सदियों पहले अपना पिंड छड़ाया सी, जिस दी लोड़ ने सदियों पहले अपना पिंड छड़ाया सी, अज भी उस खिडौने दे लई एवें ही सिख रही हां। मतलब वो कह रहे हैं कि गुरबत तो तंग आके मैं अपना गांव छोड़ के शहर आया सी, ठीक है, कमाण लई, कुछ करन लई, अमीर बनन लई, लेकिन अज भी उसे गुरबत दी वजह तो मैं सिख सिख रही हां, मतलब कि तरस रही हां। ठीक है, अज भी मैं ओदे पीछे ही भज रही हां, मतलब मेरी वो गुरबत जड़ी वो खत्म नहीं हुई। मतलब क्या है कि इधर उसने ना गुर्बत की कासी की है। लोग जो होते हैं वो जब तंग आते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम फाकों से मारे हैं या कुछ हो रहा है, या ये चीज आप ना भी करें। ठीक है, तो हम अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि ये बाहर जाएंगे, ठीक है, शहरों में इन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सारी जिंदगी धक्के ही खाते रहते हैं। तो उसने उस चीज की अक्कासी की है, यहाँ पे उस चीज को उसने बयान करने की कोशिश की है। मैंने आपको कहा था कि ये जो जदीद शायर होते हैं ना, ये उसी चीज को शायरी के अंदर बयान करते हैं जिसको ये सोसाइटी के अंदर देखते हैं। अब इसने सबसे पहले देहाती और शहरी जिंदगी की बात की। ठीक है, इसमें आप कल्चर को ले लें कि इसने शहरी जिंदगी वाला भी बयान किया और देहाती जिंदगी वाला भी बयान किया। ठीक है, अभी करंट। उसके बाद इसने गुर्बत पे बात की है, पॉवर्टी पे बात की है कि चाहे जो मर्जी कर ले, अपना गांव छोड़ दे, अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी मकाम पर वो नहीं पहुंचा। तो ये भी अगर आप देखें तो सोसाइटी के अंदर जो चीज चल रही थी उसने उसको देखा और फिर उसने उसको अपनी गजल में बयान कर दिया। उसके बाद वो थर्ड आता है, बेहिस समाज का तज़किरा। यहाँ पर इसने सोसाइटी की बात की है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में बताता है, पत्थर नहीं सा पत्थरां दे विच रह के पत्थर होया, हुण नहीं मन नू ओपरी लगदी परत के आई सदा। मतलब वो कहता है कि मैं पत्थर नहीं सा, मैं सख्त दिल नहीं सा, लेकिन सोसाइटी दे लोकां दे विच रह के मैं अपने आप नू इन्हां वर्गा ही बना लिया। हुण अगर मैंने कोई भी कुछ ज्यादा है मेरे उत्ते कोई असर नहीं आंदा। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि जेड़ा जमाना है, जेड़ी सोसाइटी है, वो बेहिस है, ओनू किसी दी कोई फिक्र नहीं है, हर कोई अपने काम नू अपने काम वास्ते दूसरा नू यूज कर रहा है।
ठीक है। तो उन्हें क्या है कि मैं भी हुण लोकां दे नाल रह के अपने आप ਨੂੰ ਇੰਜੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ठीक है। उस तो बाद आंदा यारी तो बेजारी। यारी तो बेजारी मतलब कि अपने दोस्तां दी गल कर रहे, अजकल दी दोस्तियां ते गल कर रहे। ठीक है। अजकल दी दोस्तियां सिर्फ ना दियां ने ਜਿਹੜੇ मतलब ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਚੁੱਪ ਦੀ ਬੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ। मतलब वो कह रहा है कि मेरे दिल ते जे कुछ भी गुजरे, जेड़े भी मेरे हालात ने, मैं अपने दोस्तों ਨੂੰ नहीं दस्या क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜੋ होती है, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬੇ ਲਿਖੀ ਸੀ मैं ਉਹਨੂੰ कबूल कर लिया, लेकिन मैं दोस्तों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ गवारा नहीं समझा। ठीक है। मतलब उसने सोसाइटी में, अभी आप इसको देखें ना, तो अभी जो सोसाइटी में सारी चीजें चल रही हैं उसी के बारे में वो बार बार बात कर रहा है। फिर उसने बात की है इकलापे द खौफ। ठीक है। इकलापे द खौफ मतलब वो अकेलेपन की बात कर रहा है कि आज दुनिया, अभी भी आप देखें ना सोसाइटी में, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं कहती हूँ मेरा सोशल सर्कल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेरे फ्रेंड है। लेकिन जब आप रियल में आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो आप हमेशा खुद को अकेला ही फील करते हैं। तो वो वहां पर इकलापे की बात कर रहे हैं, अकेलेपन की बात कर रहे हैं कि आपकी गैदरिंग जितनी मर्जी ज्यादा है, जितना मर्जी आपका सोशल, लेकिन आप अंदर से अकेले हैं। ठीक है। कोई भी आपके साथ नहीं है, ना ही आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपको ये कभी भी फील नहीं होगा कि हाँ मेरे इतने सारे दोस्त हैं तो मैं अकेला नहीं हूँ। आपको खुद भी अंदर से यही चीज रियलाइज होती है, और सीएसएस की जर्नी में तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा फील होती है। यहाँ पर वो कहता है अपने घर तो बाहर कदी भी झाती पांदे डिठे नहीं। अपने घर तो बाहर कदी भी झाती पांदे डिठे नहीं। रऊफ राजे भोले बंदे इकलापे दे फंडे ने। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मुनाफकत दिवैरी। ठीक है। मतलब वो मुनाफकत की बात करते हैं, मुनाफिक को पसंद नहीं करता। तो इसके अंदर वो कहता है वखरे वखरे रूप ने मेरे वखरे वखरे लोका लई। वखरे वखरे रूप ने मेरे। अब इसमें वो कह रहा है कि हर बंदे के लिए मेरा अलग चेहरा है। मैं जिस बंदे से मिलूंगा ना उसके सामने मैं उसी का बन के बात करूंगा। ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें ना तो वो सोसाइटी की, क्योंकि आपको पता है आजकल हर बंदा, आप अपनी अपनी सीएसएस की जर्नी में देखा होगा, हर बंदा आपको अपने मफाद के लिए यूज कर रहा है। तो वो यहाँ पर कह रहा है तो उसको हम कहते हैं मुनाफकत। तो यहाँ पर रऊफ शेख जो है वो यही बात आपको बता रहा है कि मेरे भी अलग अलग रूप है। अगर मैं किसी बंदे से मिल रहा हूँ तो उसके सामने मेरा और है, जब मैं दूसरे बंदे के सामने जाऊंगा तो उसके सामने मैं और होऊंगा। ठीक है। इसको हम मुनाफकत कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा बन जाना, दूसरे के मुंह पे जाना, उसके उसका बन जाना। तो वो इसकी अगेंस्ट थे। ठीक है। तो इस शेर में ये नहीं है कि वो खुद को ये कह रहे हैं, वो हमें ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वखरे वखरे रूप ने मेरे वखरे वखरे लोका लई। एक सूरत दे ओले दे विच कई शक्लां दा धोखा। हाँ, मतलब सूरत तो मेरी एक ही है, मैं हूं एक ही। ठीक है। एक ही मारिया, लेकिन जब वो डिफरेंट लोगों से मिलती है तो उसके रंग अलग होते हैं। एक से मिल रही है तो और तरीके से, दूसरे से मिल रही है और तरीके से। मतलब ये कि जैसा बंदा उसको मिल रहा है वो उसके साथ उसी वे में बात कर रही है, उसके साथ वो भी वही रंग रख रही है जैसा उसका है। तो उसको हम कहते हैं मुनाफकत। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाते हैं फिरकियां दीवान। ये भी आपको पता है आज भी आप अगर आप अभी करंट में देखें तो डिफरेंट टाइप के फिरके बने हुए हैं, और हमने उसके अंदर क्या किया, खुद को डिवाइड कर दिया। तो इस पे भी उसने बात की। इस पे तकरीबन हर जदीद शायर जितने भी है ना सब ने बात की है। जहां पर वो कहता है उचियां उचियां कंधा डक लई सूरज दी रोशनाई। साडे रब दी वंडी धुप भी साडे घर ना आई। ठीक है। इसमें 7 शेर हैं, इसके थोड़े से वैसे मुश्किल शेर हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है। तो लेकिन जो इजी लगते थे वो वहां से निकाल के आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। अगर आपको ये शेर इजीली याद हो जाए ठीक है, अगर नहीं होते इसके अलावा आपको कोई आते हैं तो आप वो कर लें। बस आपने करना क्या है कि शेर के अंदर से एक खुद से हेडिंग क्रिएट कर लेनी है। ठीक है। अब आपका ना जो क्लासिकी शायरी वाला पार्ट था और जदीद शायरी वाला पार्ट, वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि आपका एक टेस्ट ले लिया जाए दोनों में से। उसमें ये होगा कि आपको एक शेर दिया जाएगा, आपने उसकी हेडिंग क्रिएट करके देनी है। आपको कुछ अशार दिए जाएंगे, उसकी आपने नसर बना के देनी है। ठीक है। और आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे पास पेपर से, उनके अंदर से आपने ना हेडिंग निकाल के कि आप किस तरह से जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी के अंदर से किस तरह से डाटा निकाल के आप इसको रिलेट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो ये यहाँ पर नहीं होंगे यूट्यूब पर, ये आपसे ग्रुप के अंदर करवाई जाएंगी। जिस चीज ने करनी है वो कमेंट में बताएगा। और जब तक आप ये टेस्ट नहीं देंगे तब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट हमने इस्लामी अदब पढ़ने, आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, हर साल उसमें से क्वेश्चन आता है और उसी में ही बच्चों को मसला है।
तो आपने ये क्विज देना है मुझे, आपने कमेंट में बताना है कि वाकई आपने आप टेस्ट देना चाहते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगी, वहां पर आपके ये जितने भी एक्टिविटीज हैं वो करवा के जो जिसकी अच्छी होंगी फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपलोड करेंगे। बाकी फिलहाल के लिए आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।